सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा सबसे बड़ा मौजू बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी, जिसने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के खिलाफ के 2 साल से मुंजमद अकाउंट डीफ्रीज कर दिए। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की बुनियाद पर 21 माह तहकीकात की। इस तहकीकात के दौरान एजेंसी को शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के खिलाफ कोई करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का सबूत ना मिल सका। NSA ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट बरतानवी अदालत में जमा करवाई और शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट गैर मुंजमद करने की दरख्वास्त की। कुछ साबित ना होने पर अदालत ने शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज के अकाउंट डिफ्रीज किए। बरतानवी अदालत की जानिब से शहबाज शरीफ और उनके बेटे सलमान शहबाज के हक में फैसला आने के बाद नून लीग और हुकूमती तर्जुमानों में एक बहस छिड़ गई है। फैसला आने के बाद ये कहा जा रहा है कि तहकीकात का आगाज़ पाकिस्तानी हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू किया गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने नैब और NSA के हुकाम के माबैन होने वाली मुबैना मुलाकात के बारे में निशानदेही की। मरियम औरंगजेब क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि 10 दिसंबर 2019 को नैब लाहौर के डायरेक्टर जनरल ने लंदन में NCA के हुकाम से मुलाकात की थी और वज़ीर आज़म ऑफिस के ईस्ट रिकवरी यूनिट के बैरिस्टर ज़िया नसीम की तरफ से 11 दिसंबर 2019 को एक दरख्वास्त दायर की गई, जिसके बाद शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान की असासा जात की तहकीकात शुरू हुई। जबकि शहजाद अकबर ये कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई भी रब्ता नहीं किया गया, पाकिस्तान की जानिब से कोई शिकायत नहीं की गई। एजेंसी ने रब्ता किया, उनको जो मालूमात चाहिए थी हुकूमत पाकिस्तान ने उनको फराहम की। उसके सिलसिले में रब्ता NCA की जानिब से किया गया और ये खबर दुरुस्त नहीं कि तहकीकात शुरू करने की दरख्वास्त पाकिस्तान की जानिब से की गई। अब हुकूमत ये मानने को तैयार नहीं कि तहकीकात उनके कहने पर की गई, लेकिन सवाल यह है नाजरीन कि तहकीकात हुकूमत के कहने पर नहीं हुई तो फिर किसके कहने पर हुई? क्या बरतानवी एजेंसी ने खुद साख्ता तहकीकात का आगाज़ किया और 20 साल रिकॉर्ड, पुराना रिकॉर्ड तक चेक किया? बरतानवी एजेंसी ने 2 साल तहकीकात किस बुनियाद पर की? क्या इसमें पाकिस्तानी हुकूमत का कोई किरदार नहीं है? क्या एजेंसी इसी तरीके से किसी बरतानवी शहरी की तहकीकात कर सकती है? आज मैं कानूनी नुक्ते नज़र से अपने प्रोग्राम में बात करूँगी और मेरे साथ माहिर कानून होंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम माहिर कानून लंदन से राशिद असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राशिद असलम साहब आपके वक्त का। सर, मुझे ज़रा ये क्लियर कीजिएगा कि NCA क्या किसी बरतानवी शहरी की अकाउंट में उसको कोई ना कोई मशकूक ट्रांजेक्शन्स लगती हैं तो वो क्या खुद साख्ता तहकीकात कर लेती है या फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ दरख्वास्त आती है? ये मामला है क्या एक्चुअली? जी बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिकली प्रोसेस ये होता है, प्रोसीजर, कि अगर किसी बैंक में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जो किसी पैप की जानिब से हो या पैप मीन्स के पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, ऐसा शख्स जिसकी फैमिली या वो खुद किसी सियासी जमात से वाबस्ता है और दुनिया के किसी भी मुल्क में उनकी कोई सियासी या पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, तो अगर कोई ऐसी पेमेंट बैंक में आती है और वो बड़ी पेमेंट होती है तो बैंक खुद इनिशिएट कर सकता है इन्वेस्टिगेशन उस ट्रांजैक्शन के बारे में, या फिर अगर टिपिंग ऑफ होती है या कोई रिपोर्ट होती है तो ऐसी सूरत हाल में भी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट हो सकती है। उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर बैंक के पास पैसे हो तो NCA को रिपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट, जिसके बाद NCA उस हवाले से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। NCA के पास इनिशियली 30 डेज होते हैं। अगर 30 डेज में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो तो फर्दर उसमें वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा। और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि वो अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर दे देती है NCA को इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस पूरे केस में अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर हुआ, उसके बाद फिर एक्सटेंशन हुई उसकी। तो मैक्सिमम जो नेशनल क्राइम एजेंसी अकाउंट्स फ्रीजिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई कर सकती है उसका दौरानिया 2 साल होना चाहिए। उससे ज़्यादा NCA के पास इख्तियार नहीं है कि अकाउंट को रोक सके इन्वेस्टिगेशन के लिए। 2 साल के अरसे के बाद अगर नेशनल क्राइम एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस हो कि उस अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उसमें कोई ऐसा पैसा है जो इलिसिट रिसोर्सेज से आया है या ऐसी पेमेंट है जिसका कोई सोर्स ऑफ फंड एस्टेब्लिश नहीं हो सकता
या कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड हवाले से कोई ऐसी अमाउंट आई है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सारे एविडेंस कोर्ट में जमा करवाते हैं और उसके बाद वो सारा पैसा भाग के सरकार जब्त कर लिया जाता है। तो ये एक स्टैंडर्ड बिल्कुल सही। मैं चाहूंगी सर राशिद साहब आपकी बात बड़ी, मैं चाहूंगी आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, माहिर कानून हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में हम शामिल गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़ाहिर है एक सियासी नैरेटिव भी तो बिल्ड किया गया है ना दोनों तरफ से, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में बताया कि हुकूमत और अपोजिशन उनका अपना अपना एक मौक़िफ़ है। तो शहबाज गिल ने क्या रद्द-ए-अमल दिया, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म, पहले वो सुनवाते हैं, फिर राजा आमिर अब्बास साहब से कानूनी राय लेते हैं। कौन से फैसले में शहबाज शरीफ का नाम है, मुकदमे में या फैसले में कहीं पर? पाकिस्तान के अंदर तो आप ये कहते हैं, जब आपको ये पूछा जाता है कि ये 25 अरब रुपए के जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, जो आपके गार्ड, आपके ड्राइवर, आपके माली, आपके पीएन के नाम के ऊपर आपने अरबों रुपए की टीटीज लगवाई बाहर से पाकिस्तान के अंदर, वो पैसा उनके पास कहां से आया? तो शहबाज शरीफ कहता है मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे का मामला है सलमान शहबाज का, और मैं उसके कारोबारी मामले से अलग हूं। और आज जब लंदन के अंदर सलमान शहबाज के एक अकाउंट को, सिर्फ एक अकाउंट की ट्रांजैक्शन को अनफ्रीज किया जाता है, तो यहां पर धमालें डाली जाती हैं और यह कहा जाता है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो उसमें से बरी हो गए। सही, ये तो थे शहबाज गिल। अब ज़रा हम इसकी कानूनी राय लेते हैं क्योंकि फैसला राजा आमिर अब्बास साहब ने पढ़ा है और मेरे सामने भी है, मैं भी पढ़ चुकी हूँ। तो राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरीके से अभी हुकूमत का मौक़िफ़ है, चलें अगर हम पहले इस पर बात कर लें कि इसमें तो शहबाज शरीफ का नाम है ही नहीं, ये जो फैसला आया है तो बिल्कुल ऐसा ही, आपने भी पढ़ा होगा ये फैसला कि इसमें कहीं शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। दो नाम है और एक नाम है जुल्फ़िकार अहमद जिसको मिस्टर अहमद करके कहा गया, और एक नाम है सुलेमान शहबाज, मिस्टर शहबाज जिन्हें कहा गया है, मिस्टर शरीफ जिन्हें कहा गया है। तो सर ज़रा ये बताइएगा कि भाई यहाँ पर वाकई क्लैरिटी होती है कि ये दोनों अकाउंट्स जो हैं, ये एक भी अकाउंट जो है इसमें कहीं शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं है? देखिए ये बात बिल्कुल क्लियर है क्योंकि ये जो अकाउंट्स हैं दोनों, ये आज से तकरीबन 2 साल कबल 2019 में नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको फ्रीज किया जाए बिकॉज दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी जो भी कर रहे थे। तो ये हमारे यहाँ भी होता है, जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टेट बैंक से रेज की जाती हैं कि जनाब इन ट्रांजैक्शंस के बारे में सस्पिशन है और इनको जब नैब है वो अदालत जाके फ्रीज करवा सकती है। तो अब जब वो फ्रीज हो गए तो उसके बाद उन्होंने 1 साल गुजरा, 1 साल के बाद दोबारा एक्सटेंशन, 6 माह की एक्सटेंशन कराई और अल्टीमेटली उन्होंने कहा ठीक है, किसी भी जो फर्द है उसका जो अकाउंट है उसको ऑपरेट करना या उसको इस्तेमाल करना उसका कानूनी राइट है। तो ताहाल क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी इस नतीजे पे नहीं पहुंच सकी कि ये जो ट्रांजैक्शंस थी ये वाकई ही गैर कानूनी थी या नहीं, तो उन्होंने वो उसका जो बैंक अकाउंट है सलेमान का और जुल्फ़िकार अहमद का उसको अनफ्रीज कर दिया कि आप इसको फिल कर सकते हैं। इस फैसले में कहीं नहीं लिखा कि जो नेशनल क्राइम एजेंसी थी वो जो तहकीक या वो जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं वो ड्रॉप कर दी गई हैं या वो तहकीकात जो उनसे है फ्रूटलेस साबित हुई हैं, कोई क्राइम नहीं हुआ। इट इज ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ दोज 2 बैंक अकाउंट्स। और इसका शहबाज शरीफ साहब की जो जात है या उनका जो वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, यहाँ पे उनके खिलाफ केस जो सा है पाकिस्तान में वो ये है कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे, उनके बच्चों की उम्रें कम थी, अरबों रुपए उनके अकाउंट में आए बच्चों के अकाउंट में। तो बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, सेक्शन 14 है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का, जिसमें उन्होंने की ये जिम्मेदारी है, बर्डन ऑफ प्रूफ उन पे है कि वो बताएंगे कि उनके बच्चों के पास ये अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन कहां से आई। सिंपली ये कह देना कि जी ये उनका कारोबार था ये काफी नहीं, और बच्चा या तो जो सलमान शरीफ है वो खुद पाकिस्तान आके अदालत को बताए ये है वो जराए या ये वो मेरी बिजनेस डील थी, और वो फिर उसका एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन ये दे कि व्हाई दीज अमाउंट्स लैंडेड इनटू सम पर्संस, उनके जो मुलाजमीन थे उनके अकाउंट्स में क्यों लैंड हो रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली ये इनके अपने फैमिली के अकाउंट्स में जाते हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसका जवाब दे उनकी फैमिली को। और मियां शहबाज शरीफ को बीइंग ए पब्लिक ऑफिस होल्डर एंड बीइंग द फादर ऑफ दीज सलमान और हमजा,
उन्हें देना है और उन्हें कोर्ट को बताना है। सिंपली ये कह देना कि जनाब वो मेरा अपना कारोबार है, ये हमारे मुल्क के कवानीन इसकी इजाजत नहीं देते, बल्कि दुनिया भर में नहीं देते कि जब आप वजीर आला हो या वजीर आजम हो तो फिर आपके बच्चों की जो बेनामी ट्रांजैक्शन हैं, अदरवाइज ये बेनामी ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएंगी और फिर कल को किसी भी ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सियासतदान हो। सर लेकिन एक चीज क्लियर करें मेरे लिए भी और नाजरीन के लिए भी कि अगर अकाउंट्स गैर मुंजमद हो जाते हैं तो क्या ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसमें जो रकम आई थी वो जायज थी? हमारे यहाँ भी नैब जब फ्रीजिंग ऑर्डर करती है तो बहुत सी दफा होता है जिस पर वो कहता है जनाब आप भले से तफ्तीश कीजिए लेकिन जो अकाउंट्स हैं इनको अनफ्रीज कर दें, क्योंकि मैंने इस्तेमाल करने हैं, मेरे पास ये पैसे हैं, मेरे पैसे हैं फिलहाल, तो इन पैसों को मुझे इस्तेमाल करने दें। मुझे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैंने उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो वो उनको अक्सर अदालतें इजाजत दे देती हैं कि ठीक है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के चार्जेस अपनी जगह हैं, लेकिन जो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा है आप उसे भले से इस्तेमाल करें, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, तो आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं। कल को अदालत अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये पैसा जो सा था ये गैर कानूनी था, तो फिर वो उसकी जब्त करने के लिए, उसको फोरफीट करने के लिए और फाइन से इन्हें जुर्माना कह सकती है कि जी आपको इतने लाखों डॉलर का या करोड़ों का जुर्माना किया जाता है, आपको जमा करा दें। सही, बिल्कुल सही। मैं चाहती हूँ आपके हमारे पाकिस्तान के कवानीन क्या कहते हैं उस पर भी हम जरा बात करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर यहाँ जो केसेस चल रहे हैं उनको हम किस तरह लिंकअप कर सकते हैं। इमरान याकूब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी हम वेलकम कहेंगे। लेकिन इमरान याकूब साहब आपकी परमिशन से एक सवाल मैं राशिद साहब से करना चाहती हूँ। राशिद साहब मुझे सिर्फ ये क्लैरिटी दें कि NCA क्या खुद साख्ता तहकीकात कर सकता है या फिर ये तहकीकात किसी भी हुकूमत, यानी कि जो आपने कहा ना कि पब्लिक अकाउंट जो होल्डर होता है उसकी तहकीकात जब की जाती हैं तो ज़ाहिर है उस मुल्क से या उस मुल्क की हुकूमत से परमिशन ली जाती है, तो क्या परमिशन लेना ज़रूरी होता है या फिर जो NCA है ये खुद ही से तहकीकात कर सकता है? जी राशिद साहब, मैं बता रहा था कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी के पास सबसे ज्यादा इख्तियारात हैं। यहाँ की मेट्रोपॉलिटन पुलिस से ज्यादा इख्तियारात हैं, यहाँ के कस्टम से ज्यादा इख्तियारात हैं। मजमूई तौर पे इनके पास काफी ज्यादा इख्तियारात होते हैं इन्वेस्टिगेशंस को होल्ड करने के लिए। अब जो भी यहाँ पे जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 आया था उसमें इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा बैंक्स को और लॉ फर्म्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी थे कि कोई भी पेमेंट इस किस्म की आती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का आपको खदशा होता है तो आप एक FAR रिपोर्ट इशू करें, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्ट इशू करें। जो वो रिपोर्ट बेसिकली नेशनल क्राइम एजेंसी को जाती है, जिसकी बेस पे नेशनल क्राइम एजेंसी कोई इनिशिएटिव लेती है, इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है। पहला तो ये हो सकता है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से टिप ऑफ हुआ हो या ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इंडिविजुअली सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट किया था NCA को। तो ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है उस शख्स के खिलाफ जिसके खिलाफ इस किस्म की रिपोर्ट हुई हो। तो ये इस प्रोसीजर में लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो वो बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है कोई भी किसी भी किस्म की यूके में तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला प्लेसमेंट होता है, फिर लेयरिंग होती है, फिर इंटेग्रेशन होती है। लेकिन जरा मैं इसको कंक्लूड करूंगी क्योंकि टाइम की बस मेरे पास थोड़ी कमी है। तो राशिद साहब क्लियर ये होता है कि जी इन्वेस्टिगेशन अभी भी होगी लेकिन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अभी होगी। अच्छा, नहीं होगी। जब डिस्चार्ज कर लिया है, जब अनफ्रीज हो गए हैं अकाउंट तो अब इन्वेस्टिगेशन का तुक नहीं बनता बिकॉज उतना टाइम उन्होंने ले लिया था, सफिशिएंट टाइम था उनके पास जिसमें उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड कर ली है। अगर उनके पास कोई चीज आई होती तो उसके लिए फिर वो फोरफीट की एप्लीकेशन करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है, हम इस पैसे को जब्त करना चाहते हैं बहक के सरकार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही। और अब ये इन्वेस्टिगेशन मेरा नहीं ख्याल कि आगे फर्दर प्रोसीड आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, अब इमरान याकूब साहब हम थोड़ा इस पे जो सियासी गुफ्तगू हो रही है ना उस पर बात करते हैं। 2 बयानिए हैं, एक है नून लीग का, वो ये कहते हैं कि जी हम तो क्लियर हो गए, शहबाज शरीफ साहब क्लियर हो गए, सलमान शहबाज क्लियर हो गए, ये जो केसेस हैं अब इनकी कोई हैसियत नहीं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। और एक है हुकूमत का, हुकूमत कहती है कि जी आप कोई क्लियर नहीं हुए और ये वहाँ से आपको अगर मिल भी गया है तो ये हमारी उसमें कोई वो नहीं थी, हमने कोई दरख्वास्त नहीं दी थी।
मैंने थोड़ा कानूनी राय इसलिए ली कि आवाम को क्लियर हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हुकूमत मौक़िफ़ दे रही है या जो अपोजिशन मौक़िफ़ दे रही है, लेकिन एक सियासी बयानी को जो परवान चढ़ाया जाता है इससे किसका फ़ायदा हो रहा है इमरान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बड़ा अहम सवाल है। देखें, कानूनी पहलू तो आपने ले लिए, हम थोड़ा सा अगर सियासी हवाले से देखें तो ये दोनों जमातें जो हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों इसको अपने अपने अंदाज में ले रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए मेरिट की तो आप ये देखें कि मियां शहबाज शरीफ को और उनके साहबजादे सलमान शहबाज को या एक तरह से वहाँ से ये क्लीन चिट जरूर मिली है कि उन्होंने अकाउंट्स जो है वो गैर मुंजमद कर दिए हैं। अब इससे उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अगर कोई इल्ज़ाम साबित हुआ होता तो वो इस तरह से ना करते, बल्कि उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाती। सही। अब इस मौक़िफ़ को लेके मुस्लिम लीग नून तो यही कहेगी कि जनाब हमें तो क्लीन चिट मिल गई है और आपने जो लेटर्स लिखे थे, जो चीज़ें की थी, उसका कोई हल नहीं हुआ, उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हम मेरिट पे सामने आपके आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ को आप छोड़ दें। मैं अब अगर आप एक सहाफ़ी की नज़र से, एक एनालिस्ट की नज़र से हुकूमती मौक़िफ़ देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हुकूमती वज़रा अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं उससे दाल में ज़रूर का रहा है। देखें, हुकूमत में जब भी कुछ लोग होते हैं, ख़ासतौर पर वज़रा, वज़ीर, मशीर, ये सब लोग जो होते हैं, ये जितना मौक़िफ़ में कमज़ोर हों उस पर उतना ही ज़ोर से अपना रद्द-ए-अमल देते हैं। तो जिस ज़ोर से ये बयानिया इनका सामने आ रहा है, जिस अंदाज में ये अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो ऐसा बज़ाहिर यही नज़र आता है कि शायद हुकूमत को भी इस सुबकी का एहसास हो गया है कि वहाँ से इस इंक्वायरी में शहबाज शरीफ के लिए जो मौक़िफ़ सामने आया उससे शहबाज शरीफ को सियासी फ़ायदा होगा। अब इस सारे पहलू को अगर आप सियासी मंजरनामे से जोड़ें तो जो मामला किस तरह से मुस्लिम लीग नून के चल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो मफामती बयानिया है मियां शहबाज शरीफ का, सही, उसको बाज़ ताकतवर हलकों की भी हमायत हासिल है और शहबाज शरीफ अपनी उसी बयानिए के साथ ताकतवर हलकों के लिए काबिल कबूल हैं और वो मुतबादिल हो सकते हैं और प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग के तौर पर अपने आप को पेश भी करते हैं। बिल्कुल, इस सियासी मंजरनामे को जरूर तकवीयत मिलती है, आप सही कह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो भी हटती है जब ये इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। हमने बिल्कुल ठीक कहा। राजा आमिर अब्बास साहब, ये एक और नैरेटिव है जो दिया जा रहा है कि जी ये जो फैसला आया बरतानवी कोर्ट का, ये नैब और ये शहजाद अकबर के लिए चार्जशीट है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, जहाँ तक बात है चार्जशीट की या नैब या इनकी, तो एक चीज तो वाकई है कि अभी तक जो यूके में चाहे वो मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चों की या इनकी पूरी फैमिली की, शहबाज शरीफ की फैमिली के जो एसेट्स हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या नैब की तरफ से जो एविडेंस देना था या जो उन्होंने कोऑपरेट करना था या जो उन्होंने एक्शंस लेने थे या जो परफॉर्मेंस दिखानी थी, उस पर सवालिया निशान तो है, क्योंकि ये उस हद तक ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके। तो हमें नजर आते रहे, लेकिन ग्राउंड पे जो चीजें करनी थी या जो मटेरियल देना था, तो उसमें नैब जो सा है आज से नहीं, चाहे वो आप इसहाक डार की वापसी का केस ले लें, वो दूसरा ले लें, तो हमें पता यही चलता है कि ये नाकाफी शवाहिद देते रहे हैं और उसको प्रॉपरली परसू नहीं कर सके। और अभी तक जिसको जैसे एविनफील्ड के अपार्टमेंट्स हैं, उसकी अपील्स भी खत्म हो गई, वो फाइनल भी हो गया, लेकिन ये उस प्रॉपर्टी को वापस लाने में नाकाम रहे। लेकिन उसके पैरेलल अगर आप देखें तो बरतानिया में जो कवानीन हैं, लोगों को ये समझना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ वहां 2018-19 में एक कानून आया था, अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर। ठीक है, जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके या उनके बच्चों के जो वहां पे जायदादें हैं, मनी लॉन्ड्रिंग तो है कि पैसा आप कैसे लेके गए, क्या है इसकी सोच, लेकिन आपको याद होगा कि वो यूक्रेन की एक खातून थी, वो शॉपिंग कर रही थी, करोड़ों रुपए की शॉपिंग की, तो उनसे पूछा गया कि आपके खामिन पब्लिक ऑफिस होल्डर थे, आप बताइए ये पैसा कमाया कैसे। तो अब यही बात वहां पे इनको परसू करनी चाहिए अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर में कि ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे, इनके पास करोड़ों डॉलर्स आ गए या पाउंड्स आ गए, तो इनसे पूछा जाए कि ये पैसा कमाया कहां से है। तो वो जो अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर की इन्वेस्टिगेशन हैं, वो तमाम चीजें साथ चलती रहेंगी। अनफ्रीजिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट
ये एक बहुत मामूली सी चीज है, इल्ताफ होता होगा मनी लॉन्ड्रिंग में, ये बहुत मामूली चीज है, इसको सियासी फायदा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जाहिर है उसके अलावा और इससे ज्यादा कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का, इमरान याकूब साहब, राजा आमिर अब्बास साहब और राशिद साहब, आप तमाम हजरात का शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आएंगे तो एक और अहम इशू है जो आपसे जुड़ा है, जो मुझसे जुड़ा है, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। एक अहम मौजू अपने प्रोग्राम में मैं आज लेकर आई हूँ। यकीनन ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं हमारे मुल्क में जो लोन पर यानी कि कार फाइनेंस लेते हैं और उस पर गाड़ियाँ लेते हैं और चलाते हैं। ज़ाहिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कैश पर गाड़ी लें, लेकिन दरामदशुदा गाड़ियों के लिए अब बैंक कर्ज पर पाबंदी लगा दी गई है और ये कहा गया है कि मुल्क की दरामदाद में कमी लाने के लिए ये इक़दाम जो है वो उठाया गया है। तो वजह क्या है, ज़रा इसकी हम वजह जानेंगे कि दरामदशुदा गाड़ियों के लिए बैंक कर्ज पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। कमी लाने, तलब नमू रोकने के लिए दरामदशुदा गाड़ियों पर कर्जों की फराहमी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कर्ज के अलावा क्रेडिट कार्ड के हुसूल के ज़वाबित सख्त कर दिए गए हैं। कर्जों के ज़वाबित पर नज़रसानी का इक़दाम तलब नमू को मुतादिल करने में मदद मिलेगी, ऐसा कहना है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। मुल्क में बनने वाली 1000 सीसी से लेकर जायद गाड़ियों के लिए भी कर्ज की फराहमी के ज़वाबित सख्त कर दिए गए हैं। कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 7 साल से कम करके अब 5 साल कर दी गई है। पर्सनल लोन की मुद्दत भी अगर हम देखें तो वो भी 5 साल से कम करके अब 3 साल कर दी गई। बर्डन रेशो का सबसे ज़्यादा तनासुब 50% से कम करके 40% कर दिया गया है। गाड़ियों के कर्जों के लिए कम से कम डाउन पेमेंट की शरह 15% से बढ़ाकर अब 30% तक कर दी गई है। खरीदने वाले सार्फिन को अब गाड़ी की असल कीमत का 30% अदा करके ही कर्ज मिलेगा। एक फर्द के लिए गाड़ियों के कर्जों की मद में बैंक से ली गई रकम 30 लाख से तजावुज़ अब नहीं कर सकेगी। तमाम नए ज़वाबित का इतलाक़ मुल्क में बनने वाली 1000 सीसी से कम गाड़ियों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर नहीं होगा। वापस आते हैं अपने प्रोग्राम पर। जिस तरह मेरा जो मौजू है वो दरामदशुदा गाड़ियाँ और बैंक कर्ज पर जो कार फाइनेंस के हवाले से जो सख्तियाँ और जो पाबंदी आयद की गई है उसी पर मैं आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत से सवालात हैं जो हम करेंगे। हमें ज्वाइन करें अरशद भट्टी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक। बहुत शुक्रिया आपका अरशद साहब। सर मुझे ये बताइएगा कि दरामदशुदा गाड़ियाँ जो हैं जिसपे जो बैंक कर्ज है उस पर पाबंदी लगाई गई और इतनी सख्त शराइत रखी गई हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे लेने का। मुझे इसमें पहली एक चीज़ आपको आइडिया होगा कि हमारा जुलाई सितंबर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो जुलाई अगस्त में कोई 6.8 बिलियन डॉलर के करीब है। अब एक तो उसमें काफ़ी सारे और आइटम्स भी हैं, बट वन ऑफ द आइटम इज़ जो हमारी गुड्स हैं उसका है कि जो इम्पोर्ट हो रही होती हैं। अच्छा, हमने ये ज़हन में रहे कि हमने इंपोर्ट पे डायरेक्ट पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि हमने उसे थोड़ा सा एक माइल्ड मेजर लिया है कि जिसमें हमने ये कहा है कि बैंक फाइनेंसिंग नहीं यूज़ हो पाएगी फॉर इम्पोर्टेड गुड्स व्हीकल। तो इसका मतलब यह है कि जो बैंक्स की कंज्यूमर फाइनेंस की बढ़ोतरी हो रही थी उसको भी थोड़ा सा हमने जैसे कह लें कि ग्रोथ को थोड़ा सा रोकने के लिए या उसे डिसेलरेट करने के लिए एक इकदाम लिया ताकि मार्केट में ओवर हीटिंग ना हो। जो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ऐसा ना हो कि फिर वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में चली जाए। तो ये ऐसी मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स हम इन्हें कहते हैं जो एक मैक्रो इकोनॉमी की सतह पे ली जाती हैं ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में जो शरह नमू है वो एक्सपेक्टेड रेट पे बरकरार रहे और सारे तबकात के लिए ये नुकसानदेह ना साबित हो। तो एक रीज़न तो इसमें ये है जी। लेकिन सर एक परसेप्शन ये भी है कि जो डॉलर रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऐसा कर रहा है, लेकिन आज भी अगर 171 पर चला गया है डॉलर, तो फिर डॉलर कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी है स्टेट बैंक की? जी, आपको स्टेट बैंक की जो डॉलर के अगेंस्ट पॉलिसी ऑलरेडी आपको स्टेटेड मालूम होगी कि पिछले कोई तकरीबन 2 साल से हम मार्केट फोर्सेस पे हमने छोड़ा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई है।
तो हमारी इकोनॉमी को जो चीज़ें बाहर से जितनी चाहिए होती हैं उसके अगेंस्ट डॉलर की डिमांड या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होती है, जनरेट होती है। और इसी तरह हम जो चीज़ें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उससे हमें डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई मुयसर होती है। तो ये सप्लाई डिमांड का गैप है जो मार्केट में डॉलर की जो और फॉरेन एक्सचेंज में हमारी PKR और डॉलर की पैरिटी को डिटरमिन कर रहा होता है। तो उसकी वजह से ये ऑब्वियसली हम उसे जो स्पाइक्स बहुत ज़्यादा एब्रप्ट स्पाइक्स हैं उन्हें तो हम ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हो टू कंट्रोल दिस कि जी रेट किसी एक सतह पे रहना है। वो रेट किसी एक सतह पे रखने वाली पॉलिसी हमने तकरीबन 2 साल पहले ख़त्म कर दी थी। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब मार्केट को खुद पता है कि जो मार्केट के मैकेनिज्म्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, जो डिमांड सप्लाई है, उसी पे रेट मुतय्यन होगा। तो इससे अगर मैं सिर्फ अगर इंपोर्ट ओरिएंटेड गुड्स ही की तरफ अपना रुझान रखूंगा तो मुझे आइडिया होगा कि जी मेरी इंपोर्ट की कॉस्ट, अगर मैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है कि इंपोर्टेड गुड पे रिलायंस है तो इंपोर्ट की कॉस्ट बढ़ने का खदशा होगा और बढ़ती रहेगी, ताकि वो ऑटो सेल्फ एडजस्टमेंट करता रहे, रेट भी सेल्फ एडजस्ट करे और मार्केट भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करे फॉर इंपोर्टेड गुड्स आल्सो। तो ये एक मैकेनिज्म है जो एक ऑटो एडजस्टमेंट आपको दे रहा होता है मार्केट में, ताकि मैं लेकिन सर ये जो बर्डन रेशो बढ़ाया गया है गाड़ियों के ऊपर कि अगर कोई सारिफ गाड़ी खरीदेगा तो उसको 30% उसको पे करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि इससे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी और ख़ास तौर पर जो असल हकदार है वो इसका नुकसान उठाएगा? जी इसमें देखिए मार्केट क्रैश होने का तो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है, ना होगी इंशाल्लाह। जो हमारा व्यू है कि देखिए जो कंज्यूमर फाइनेंस की ग्रोथ काफ़ी एक्सेलरेटेड थी तो उसे थोड़ा सा हमने टेम्पर करने के लिए मुहैया लिया, और कंज्यूमर फाइनेंस में जो कार फाइनेंसिंग है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चंक। बाकी पर्सनल लोन्स भी हैं और क्रेडिट कार्ड की फाइनेंसिंग भी है, लेकिन बिगेस्ट जो उसमें शेयर है वो कार फाइनेंसिंग का है। अब कार फाइनेंसिंग में भी हमने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल एकदम हमने ख़त्म कर दिया। देखिए मैं अगर एक ऐसा बारोवर है जिसकी रिपेमेंट कैपेसिटी मुयसर है तो कार फाइनेंसिंग ले सकता है। हमने सिर्फ ये किया कि उसके जो रिपेमेंट कैपेसिटी है, मसलन मैं अगर एक किस्त महीने की दे सकता हूँ 100 रुपये की, तो मेरी जो और मेरी टेक होम सैलरी 200 रुपये है तो मैं 100 रुपये की किस्त पहले दे सकता था। 50% थी मेरे पास जो डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है या डेट बर्डन रेशियो जिसे हम कहते हैं। अब वो हमने 40% तक कर दिया, यानी मैं 80 रुपये तक की किस्त दे पाऊंगा। तो उससे थोड़ा सा इसकी ग्रोथ में ऑब्वियसली वी वांट कि वो ग्रोथ थोड़ी सी बैलेंस हो, वो ग्रोथ बैलेंस हो ताकि, और इसमें हमने लोअर इनकम जो लेवल है ना उसे ज़्यादा वो नहीं किया, मुतासर नहीं होने दिया। जो मिडिल इनकम या लोअर इनकम है 1000 सीसी तक की गाड़ियों को हमने इसीलिए इससे बाहर रखा है ताकि जो वो तबका है जिसके पास फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो फाइनेंसिंग स्टिल ले सकता है। जो ज़्यादा लग्जरी गुड्स में जाना चाहते हैं और जो ज़्यादा बड़ी फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपनी इक्विटी भी ज़्यादा डालेंगे तो वो भी फाइनेंसिंग ले पाएंगे। इसलिए हमने जो इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा दी है कि कम आमदनी वाले तबके को सपोर्ट करने के लिए हम ऐसा करें, लेकिन अगर कम आमदनी वाला तबका चाहता है कि वो 1000 से ऊपर की गाड़ी ले तो फिर तो वो ऐसा नहीं कर सकता इस सख्तियों के बाद, इन शराइत के बाद। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फ़िलहाल आपने कहा ग्रोथ बढ़ाने के लिए, टैम्पर करने के लिए हम ये फैसले ले रहे हैं, तो ये यानी कि ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? मैडम देखें, पहला आपका जो सवाल है ना कि जो कम आमदनी वाला तबका या जो हम जैसे मिडिल इनकम टीयर या लोअर इनकम टीयर कहते हैं, तो हमारी जो असेसमेंट है वो ये है कि 1000 सीसी तक की गाड़ियां यूज़ करने वाले तबके के लिए ये तो हमने बरकरार रखी हैं जो पुरानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, तो उन्हें इससे मुतासर नहीं होंगे, हमारा अंदाज़ा यही है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि जी आइंदा के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, तो आइंदा के लिए ऑब्वियसली हम मार्केट को और जो मार्केट फोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली असेस कर रहे होते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो इवन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी जब आ रही होती हैं तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो भी ओवरऑल मैक्रो इकॉनमी को देख रही होती है। हमारा जो रिसर्च आर्म है उनके भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी भी छापते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी इकोनॉमिक जो रिलीज़ करते हैं डेटा, तो उसमें जो हमारी टीम्स असेस कर रही होती हैं उसकी रोशनी में अगर हमें कोई ऐसे लगेगा कि ग्रोथ को कहीं स्टिमुलस देने की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली वो इकदाम दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लेते हैं, हम भी लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है हम करते हैं, माजी में भी हमने किया। आपने कोविड के शुरू में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारी स्कीम्स रोल आउट की ताकि इकॉनमी को स्टिमुलस मिले। इस तरह के मेजर्स बिल्कुल आपने कहा कि लेने पड़ते हैं, पूरी दुनिया में बैंक्स लेते हैं, तो आगे जाके देखना होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर स्टेबल होती है तो फिर कि अगर लेता है हुकूमत ऐसे इकदाम करती है तो यकीनन सार्फिन को इसका फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका अरशद भट्टी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक हमारे साथ मौजूद थे, और हम आगे जाने वाले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इस पर जो मोटर डीलर्स हैं उनका मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।